जिसे जन्म लेते ही महल छोड़ना पड़ा, जो जंगल में पली और एक दिन पूरे राज्य और प्रकृति के बीच खड़ी हो गई। यह कहानी है राजकुमारी जंगल की, जहाँ एक लड़की को चुनना पड़ा राज्य की सत्ता और जंगल के अस्तित्व के बीच। इस कहानी में है संघर्ष, त्याग, रहस्य और एक गहरा संदेश। तो कहानी शुरू करते हैं और अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी फैसला सब कुछ बदल देगा। जिस राजकुमारी को जन्म लेते ही मर जाना था, वही एक दिन पूरे राज्य की रक्षक बनने वाली थी। लेकिन उसके बचने की एक ही शर्त थी, उसे जंगल की बेटी बनकर जीना होगा। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों और घने जंगलों से घिरे सूर्यगढ़ राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी मृणालिनी का शासन था। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन महल में एक गहरी कमी थी। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक पूजा पाठ, यज्ञ, तपस्या और तीर्थों के बाद एक दिन राजमहल में खुशखबरी आई। रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। 9 महीने बाद एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राजकुमारी आरण्या, अर्थात जंगल की बेटी। लेकिन जन्म के तुरंत बाद राज ज्योतिषी ने एक भयावह भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, राजकुमारी का जीवन राज्य के लिए वरदान भी बन सकता है और विनाश भी। यदि वह 15 वर्ष की आयु से पहले महल में रही तो राज्य पर संकट आएगा। उसे जंगल में पलना होगा, तभी राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा रानी के लिए यह निर्णय असंभव था। अपनी नवजात पुत्री को कैसे छोड़ दें? परंतु कुछ ही दिनों में राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगीं। अचानक आंधियां, फसलों का नष्ट होना, जानवरों का मरना। राजा समझ गए कि भविष्यवाणी सच हो रही है। भारी मन से उन्होंने निर्णय लिया, राजकुमारी को रात के अंधेरे में भरोसेमंद सैनिकों और एक वृद्ध वनवासी स्त्री माता धरा के साथ जंगल में भेज दिया गया। रानी अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती रही, लेकिन राज्य की रक्षा के लिए उन्हें यह बलिदान देना पड़ा। माता धरा जंगल के किनारे रहने वाली वनवासी स्त्री थी। उन्होंने आरण्या को अपनी पोती की तरह पाला। आरण्या महल के रेशमी बिस्तरों में नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू में बड़ी हुई। उसके दोस्त थे हिरण, बंदर, पक्षी और जंगल के बच्चे। वह पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना, औषधीय पौधे पहचानना और जानवरों की भाषा समझना सीख गई। धीरे धीरे वह सामान्य लड़की से अलग दिखाई देने लगी। घायल जानवर उसके पास आते तो शांत हो जाते। जहरीले सांप भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। माता धरा समझ चुकी थी, यह साधारण बालिका नहीं है। एक रात जब आरण्या लगभग 10 वर्ष की थी, जंगल में अजीब चमक दिखाई दी। पेड़ों के बीच से नीली रोशनी फैल रही थी। आरण्या उस रोशनी की ओर खींची चली गई। वहां उसने एक घायल सफ़ेद बाघ देखा, जिसकी आंखों में असामान्य चमक थी। शिकारी ने उसे घायल किया था। आरण्या ने बिना डर उसके घाव पर औषधि लगाई। बाघ शांत हो गया और फिर मानव आवाज में बोला, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, पर समय आने पर पूरा जंगल तुम्हें पुकारेगा। आरण्या स्तब्ध रह गई और उसी क्षण से उसका जीवन बदलने वाला था। जब राजकुमारी को पता चलेगा कि उसके जन्म का रहस्य केवल राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल के भविष्य से जुड़ा है। जिस बाघ की जान आरण्या ने बचाई थी, वही अब उसे उस सत्य तक ले जाने वाला था जो उसके जन्म से भी पुराना था। सफ़ेद बाघ के शब्द आरण्या के मन में गूंजते रहे। अगले दिन उसने माता धरा से उस घटना के बारे में बताया। माता धरा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जंगल केवल पेड़ और जानवर नहीं होता बच्ची, इसमें प्राचीन शक्तियाँ भी रहती हैं। पर उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। शिकारियों के समूह बढ़ने लगे, पेड़ों को काटा जाने लगा, कई जानवर अचानक गायब होने लगे। जंगल के जानवर असामान्य रूप से बेचैन थे। एक रात हाथियों का झुंड गांव की सीमा तक आ गया।
हिरण खुले मैदानों में भागते दिखाई दिए। पक्षियों ने अपने घोंसले छोड़ दिए। जंगल जैसे किसी आने वाले संकट से डर रहा था। उसी रात सफ़ेद बाघ फिर आरण्या के सामने आया। इस बार वह बोला, समय आ गया है, तुम्हें जंगल के हृदय तक जाना होगा। आरण्या ने पूछा, मैं ही क्यों? बाघ ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम जंगल की चुनी हुई रक्षक हो। तुम्हारा जन्म इसी कारण हुआ है। आरण्या कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर भीतर से उसे लगा कि यह सत्य है। माता धरा ने भारी मन से उसे जाने की अनुमति दी। उन्होंने एक छोटा ताबीज उसके गले में पहनाया। यह तुम्हारी रक्षा करेगा, उन्होंने कहा। आरण्या सफ़ेद बाघ के पीछे पीछे जंगल के उस हिस्से की ओर चली जहाँ कोई इंसान कभी नहीं गया था। घना अंधेरा, अजीब आवाज़ें, चमकते कीड़े और हवा में अनजाना डर। घंटों चलने के बाद वे एक विशाल पत्थर की गुफा के सामने पहुँचे। गुफा के भीतर नीली रोशनी चमक रही थी। गुफा के अंदर एक विशाल वृक्ष था जिसकी जड़ें पत्थरों को चीरकर फैली हुई थीं। उसके बीचों बीच चमकता हुआ इस पार से उस पार तक झलकता हुआ पत्थर धड़क रहा था। सफ़ेद बाघ बोला, यह जंगल का हृदय है। जब यह कमज़ोर पड़ता है, जंगल मरने लगता है। आरण्या ने देखा कि क्रिस्टल की चमक मंद पड़ रही थी। बाघ ने कहा, कुछ लोग जंगल को खत्म करना चाहते हैं। अगर हृदय नष्ट हुआ तो पूरा राज्य भी संकट में पड़ जाएगा। आरण्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक गुफा के बाहर शोर सुनाई दिया। कुछ सैनिक और शिकारी मशाले लेकर गुफा में घुस रहे थे। उनके नेता ने कहा, यही वह जगह है, इस पत्थर को निकाल लो, राजा को इसकी शक्ति चाहिए। आरण्या स्तब्ध रह गई। उसके अपने राज्य के लोग जंगल को नष्ट करने आए थे। जब आरण्या को पता चलेगा कि उसके पिता ही के आदेश से जंगल को नष्ट किया जा रहा है, तो क्या वह राजकुमारी बनेगी या जंगल की रक्षक? आज पहली बार आरण्या को अपने ही राज्य के सैनिकों के खिलाफ खड़ा होना था। अगर वह हारती तो जंगल का हृदय हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। गुफा के भीतर मशालों की रोशनी फैल चुकी थी। सैनिकों के भारी कदमों की आवाज़ पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। आरण्या चट्टानों के पीछे छिपी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सफ़ेद बाघ शांत खड़ा था, जैसे उसे सब पहले से पता हो। सैनिकों का सरदार चिल्लाया, जल्दी करो, इस पत्थर को निकालो, राजा का आदेश है। दो सैनिक लोहे के औजार लेकर जंगल के हृदय उस चमकते क्रिस्टल को तोड़ने लगे। जैसे ही हथौड़ा पत्थर से टकराया, पूरी गुफा कांप उठी। जंगल के बाहर अचानक तूफानी हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। पक्षियों का झुंड भयभीत होकर उड़ने लगा। आरण्या समझ गई, यह पत्थर ही जंगल की जीवन शक्ति है। वह अचानक अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आई। रुको! सैनिक चौंक गए। सरदार ने पूछा, तुम कौन हो? आरण्या ने साहस जुटाकर कहा, यह जंगल जीवित है, इसे नुकसान पहुंचाना पूरे राज्य को खतरे में डाल देगा। सैनिक हंस पड़े। हमें राजा का आदेश मिला है, हट जाओ लड़की। लेकिन उसी क्षण सफ़ेद बाघ दहाड़ता हुआ आगे आया। सैनिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। भूत, भागो! एक सैनिक चिल्लाया। कुछ सैनिक पीछे हट गए, लेकिन सरदार बोला, डरो मत, मारो इसे। उन्होंने भाले उठाए। जैसे ही भाले बाघ की ओर फेंके गए, अचानक गुफा के बाहर से भयंकर गर्जना सुनाई दी। हाथियों का झुंड गुफा के बाहर आ खड़ा हुआ। बंदरों ने सैनिकों के हाथों से हथियार छीन लिए। चमगादड़ गुफा में भर गए। जंगल जैसे आरण्या की रक्षा के लिए जाग उठा था। सैनिक घबरा गए। सरदार चिल्लाया, पीछे हटो। कुछ ही क्षणों में सैनिक गुफा छोड़कर भाग गए। सब शांत हुआ तो सफ़ेद बाघ आरण्या के पास आया। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। तुम्हें अब सत्य जानना होगा, उसने कहा। तुम केवल राजकुमारी नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज जंगल के रक्षक थे। वर्षों पहले मानव और जंगल के बीच एक समझौता हुआ था। आरण्या ने पूछा, कौन सा समझौता?
बाघ बोला, राज्य को समृद्धि मिलेगी, लेकिन जंगल की रक्षा राज परिवार करेगा। जब यह वचन तोड़ा जाता है तब प्रकृति अपना संतुलन वापस लेने लगती है। अरण्या को पहली बार समझ आया कि राज्य में हाल के वर्षों में सूखा और आपदाएं क्यों बढ़ी थीं। उधर महल में भी चिंता बढ़ रही थी। राजा वीरेंद्र को सूचना मिली कि सैनिक जंगल में असफल रहे। मंत्री ने कहा, महाराज, जंगल की शक्ति को नियंत्रित किए बिना राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा द्वंद्व में थे। उन्हें याद आया वर्षों पहले ज्योतिषी ने चेतावनी दी थी कि उनकी पुत्री जंगल से जुड़ी है, लेकिन उन्होंने उस स्मृति को दबा दिया था। गुफा से लौटते समय आरण्या ने महसूस किया कि जानवर अब उसे अलग दृष्टि से देख रहे हैं। एक घायल पक्षी उसके हाथों में आते ही शांत हो गया। पेड़ों की पत्तियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे उसका स्वागत कर रही हों। माता धरा ने उसे देखा तो समझ गई आरण्या बदल चुकी है। उन्होंने कहा, अब तुम केवल बच्ची नहीं रही, जंगल तुम्हें अपना मान चुका है। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। उसी रात जंगल के दूसरे छोर से आग की लपटें उठी। शिकारियों ने जंगल के हिस्से में आग लगा दी थी ताकि जानवर बाहर भागें और उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। आग तेजी से फैल रही थी। जानवर इधर उधर भाग रहे थे। आरण्या समझ गई यह उसकी पहली असली परीक्षा है। जब पूरी जंगल की आग को रोकने के लिए आरण्या अपनी जान जोखिम में डालेगी, तब उसे अपनी छिपी शक्ति का पहला अनुभव होगा। आग की लपटें पूरे जंगल को निगलने वाली थी और उन्हें रोकने के लिए आरण्या को अपनी ही जान की बाजी लगानी थी। रात का आकाश लाल हो उठा था। जंगल के पश्चिमी भाग में लगी आग तेजी से फैल रही थी। सूखी पत्तियां, हवा की तेज रफ्तार और गिरी हुई लकड़ियां आग को और भड़का रही थीं। जानवर घबराकर भाग रहे थे। कई छोटे जीव आग की दिशा में फंस चुके थे। अरण्या बिना देर किए उस दिशा में दौड़ी। माता धरा ने पीछे से पुकारा, मत जाओ, आग बहुत भयानक है। लेकिन अरण्या रुकने वाली नहीं थी। जब वो आग के पास पहुंची तो दृश्य डरावना था। पेड़ जल रहे थे, पक्षी झुलस कर गिर रहे थे और धुएं से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक हिरण का बच्चा आग की लपटों के बीच फंसा हुआ था। अरण्या बिना सोचे आग के बीच दौड़ पड़ी और उसे बाहर खींच लाई। उसके हाथ और कपड़े झुलस गए, पर उसने परवाह नहीं की। लेकिन समस्या इससे कहीं बड़ी थी। आग तेजी से जंगल के अंदर बढ़ रही थी। उसी समय सफ़ेद बाघ फिर उसके सामने आया। उसने कहा, जंगल तुम्हें पुकार रहा है, अपने मन को शांत करो। अरण्या ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे हवा, पेड़, मिट्टी और पानी की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही है। अचानक तेज हवा का रुख बदल गया। बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में तेज बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार वर्षा ने आग की लपटों को कमज़ोर कर दिया। कई जगह आग खुद ब खुद बुझने लगी। अरण्या ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। क्या यह उसकी वजह से हुआ? सफ़ेद बाघ ने कहा, तुम प्रकृति से जुड़ी हो। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, प्रकृति तुम्हारी सहायता करती है। अगली सुबह जंगल के कुछ जानवरों ने अरण्या को जंगल के किनारे ले जाकर दिखाया। कुछ लकड़हारे और शिकारी जानबूझकर आग लगा रहे थे। उनके पास राज्य के सैनिकों की मुहर वाले आदेश पत्र थे। अरण्या का मन टूट गया। इसका मतलब था राज्य के लोग ही जंगल को खत्म कर रहे हैं। उस रात माता धरा ने एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। उन्होंने एक पुराना कपड़ा खोला जिसमें सोने का एक छोटा सा राज्य चिन्ह था। तुम सूर्यगढ़ की राजकुमारी हो, राजा वीरेंद्र की बेटी। अरण्या स्तब्ध रह गई। तो मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया? माता धरा बोली, उन्होंने तुम्हें बचाया था। भविष्यवाणी के कारण तुम्हें जंगल में भेजना पड़ा। अरण्या का मन उलझ गया। क्या वह जंगल की है या महल की? उसी समय एक घायल वनवासी दौड़ता हुआ आया। उसने बताया,
राज्य की सेना कल पूरे जंगल को साफ करने आ रही है। राजा ने आदेश दिया है। अब खतरा पहले से बड़ा था। सिर्फ आग या शिकारी नहीं, पूरा राज्य जंगल पर चढ़ाई करने वाला था। अरण्या ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, अगर राज्य जंगल को नष्ट करेगा तो मैं जंगल की ओर से खड़ी हो जाऊंगी। सफ़ेद बाघ ने उसे शांत दृष्टि से देखा। समय आ चुका था जब राजकुमारी को अपने ही पिता की सेना के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब वह किसे चुनेगी, अपना परिवार या जंगल? सुबह होते ही जंगल की सीमा पर राज्य की विशाल सेना खड़ी थी और उनके सामने अकेली खड़ी थी वही राजकुमारी जिसे वे वर्षों पहले खो चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल के किनारे भारी हलचल शुरू हो गई। घोड़ों की टापें, सैनिकों की पंक्तियां, कुल्हाड़ियां और मशालों से लैस लकड़हारे, पूरा इलाका युद्ध भूमि जैसा दिख रहा था। सेना का आदेश साफ था, जंगल का बड़ा हिस्सा काटकर नया किला और व्यापार मार्ग बनाया जाएगा। जंगल के जानवर भयभीत होकर भीतर की ओर भागने लगे, लेकिन इस बार कोई भाग नहीं रहा था। जंगल की सीमा पर एक लड़की खड़ी थी, आरण्या। उसके पीछे हाथियों का झुंड, पेड़ों पर बैठे बंदर, आकाश में मंडराते पक्षी और झाड़ियों में छिपे सैकड़ों जीव थे। सैनिकों ने पहले उसे साधारण लड़की समझा। सेनापति ने आदेश दिया, लड़की को हटाओ। 2 सैनिक आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनके घोड़े बेकाबू होकर पीछे हट गए। हवा का तेज झोंका उठा, धूल उड़ने लगी। सैनिकों को पहली बार महसूस हुआ यह साधारण स्थिति नहीं है। सेनापति घोड़े से उतरकर बोला, तुम कौन हो जो राज्य के आदेश के सामने खड़ी हो? अरण्या ने शांत स्वर में कहा, यह जंगल जीवित है, इसे नष्ट करना पूरे राज्य को संकट में डाल देगा। सेनापति हंसा, राज्य की समृद्धि जंगल से बड़ी है? तभी हाथियों का झुंड आगे बढ़ा और जमीन कांप उठी। सैनिक पीछे हट गए। उधर महल में राजा वीरेंद्र को खबर मिली कि सेना जंगल में आगे नहीं बढ़ पा रही है। मंत्री ने कहा, महाराज, किसी लड़की ने जंगल के जानवरों को नियंत्रित कर लिया है। राजा को अचानक वर्षों पुरानी भविष्यवाणी याद आई। उसके मन में एक डर जागा, क्या उनकी बेटी जीवित है? उन्होंने स्वयं जंगल जाने का निर्णय लिया। उधर सेनापति ने हमला करने का आदेश दे दिया। कुछ सैनिकों ने मशालें फेंकी, लेकिन अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। पेड़ों से टूटती डालियां सैनिकों के रास्ते में गिरने लगी। बंदरों ने हथियार छीन लिए, हाथियों ने रास्ता रोक दिया। कुछ ही मिनटों में सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। सैनिकों ने ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी थी, जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि पूरा जंगल हो। लड़ाई रुक गई, लेकिन आरण्या के भीतर तूफान चल रहा था। क्या वह अपने ही राज्य के खिलाफ खड़ी हो गई? क्या उसके माता पिता सचमुच जंगल के शत्रु बन गए थे? सफ़ेद बाघ उनके पास आया। उसने कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं, समझ से जीता जाता है। आरण्या समझ गई, असली लड़ाई अभी बाकी है। उसी रात एक बनवासी ने खबर दी, राज्य के मंत्री गुप्त रूप से जंगल के हृदय को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। सेना तो बस ध्यान भटकाने के लिए थी, मतलब असली खतरा भी सामने आना बाकी था। यदि जंगल का हृदय टूट गया तो न जंगल बचेगा न राज्य। अब उसे सीधे महल तक जाना होगा। जब राजकुमारी पहली बार अपने माता पिता के सामने खड़ी होगी, तब सामने आएगा वह विश्वासघात जिसने पूरे संकट को जन्म दिया। वर्षों बाद जब राजकुमारी महल के द्वार पर पहुंची तो पहरेदारों को पता नहीं था कि वे अपनी खोई हुई उत्तराधिकारी को रोक रहे हैं। रात के अंधेरे में आरण्या अकेली महल की ओर बढ़ रही थी। जंगल की सीमा पीछे छूट चुकी थी। सामने वही राजमहल था जहां उसका जन्म हुआ था, पर जिसे वह कभी जान नहीं पाई। महल पहले से कहीं अधिक भव्य था, लेकिन उसके आसपास का इलाका बदला हुआ था। कई छोटे जंगल काट दिए गए थे। नए भवन और सैनिक चौकियां बन चुकी थी। अरण्या ने महसूस किया राज्य विस्तार कर रहा था, पर प्रकृति सिमट रही थी।
महल के द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? अरण्या ने शांत स्वर में कहा। मुझे राजा से मिलना है, राज्य के भविष्य का प्रश्न है। पहरेदार हंसे, लेकिन तभी तेज हवा चली और महल के आंगन के पेड़ों की डालियां जोर से हिलने लगी। पहरेदार घबरा गए। आखिर उसे अंदर ले जाया गया। दरबार लगा हुआ था। मंत्री, सैनिक, अधिकारी और राज परिवार के सदस्य मौजूद थे। जब अरण्या दरबार में पहुंची, राजा वीरेंद्र ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें अचानक अपनी बेटी की माँ जैसी आंखें दिखाई दी। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। अरण्या ने गले से ताबीज उतारकर सामने रखा। वही ताबीज जो माता धरा ने उसे दिया था, जो वास्तव में राज परिवार का प्रतीक था। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी मृणालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। अरण्या, उनकी आवाज़ कांप गई। वर्षों बाद खोई हुई बेटी सामने खड़ी थी। रानी दौड़कर उसे गले लगा लेना चाहती थी, लेकिन अरण्या शांत खड़ी रही। मैं मिलने नहीं, चेतावनी देने आई हूँ, उसने कहा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरण्या बोली, जंगल का हृदय कमजोर हो रहा है। अगर उसे नुकसान पहुंचा तो राज्य में सूखा, बीमारी और विनाश आएगा। मंत्री तुरंत बोल उठा, यह लड़की भ्रम फैला रही है। राज्य की उन्नति जंगल काटे बिना संभव नहीं। अरण्या ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली समस्या यही व्यक्ति है। दरबार खत्म होने के बाद मंत्री ने गुप्त रूप से सेनापति को आदेश दिया, आज रात जंगल के हृदय को नष्ट कर दो। राजकुमारी यहाँ है, जंगल असुरक्षित होगा। उधर अरण्या को भी खबर मिल गई थी। सफ़ेद बाघ महल के पीछे दिखाई दिया और उसे संकेत दिया। अरण्या समझ गई, वह जाल में फंस गई है। उसी रात राजा वीरेंद्र अकेले बैठे सोच रहे थे, क्या उनकी बेटी सच कह रही है? उन्हें याद आया, जंगल काटने के बाद ही राज्य में सूखा और रोग बढ़े थे। शायद उन्होंने गलती की थी, लेकिन अब बहुत देर तो नहीं हो गई। अरण्या बिना देर किए जंगल की ओर लौट पड़ी। उसे पता था, अगर मंत्री की योजना सफल हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। जंगल तक पहुंचने के लिए उसे पूरी रात दौड़ना पड़ेगा। पीछे से सैनिक भी उसका पीछा कर रहे थे। समय कम था। जब जंगल के हृदय पर अंतिम बार होने वाला था, तभी अरण्या अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करने वाली थी। जंगल का हृदय टूटने ही वाला था और उसी क्षण राजकुमारी को तय करना था कि वह अपनी शक्ति बचाए या पूरा जंगल। रात के अंतिम पहर में जब आकाश अभी काला था और पूर्व दिशा में हल्की रोशनी भी नहीं फूटी थी, मंत्री के सैनिक जंगल के उस गुप्त स्थान पर पहुंच चुके थे जहां जंगल का हृदय स्थित था। वे इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। लोहे के भारी औजार, आग के गोले और विस्फोटक पत्थर। उनका उद्देश्य साफ था, जंगल की जीवन शक्ति को खत्म कर देना। गुफा के भीतर मशालों की रोशनी फैल चुकी थी। जल्दी करो, सेनापति ने आदेश दिया। राजकुमारी के पहुंचने से पहले काम खत्म का होना चाहिए। सैनिकों ने क्रिस्टल पर वार करना शुरू किया। हर प्रहार के साथ धरती कांप उठती। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। जंगल के बाहर जानवर बेचैन होकर भागने लगे। जंगल मरने और लगा था। उधर अरण्या पूरी ताकत से जंगल के भीतर दौड़ रही थी। पीछे से कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जंगल उसके सामने था। पेड़ की शाखाएं सैनिकों के रास्ते में गिर रही थी। दलदली जमीन भी, उनके घोड़े फंस रहे थे। सफ़ेद बाघ उसके साथ दौड़ रहा था, लेकिन जब तक वह गुफा तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टल में दरार पड़ चुकी थी। नीली रोशनी कमज़ोर हो रही थी। अरण्या गुफा के भीतर दौड़ी। रुको, उसकी आवाज़ गूंज उठी। सैनिक मुड़े, पर सेनापति ने आदेश दिया, इसे पकड़ लो। कुछ सैनिक उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी पूरी गुफा हिल गई। क्रिस्टल का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। जंगल के बाहर पेड़ गिरने लगे। पक्षी आसमान से नीचे गिरने लगे। अरण्या समझ गई, अब केवल एक ही उपाय बचा है।
सफ़ेद बाघ उसके सामने आया। उसने शांत स्वर में कहा, जंगल को बचाने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति इसमें समाहित करनी होगी। उसके बाद आरण्या ने पूछा, तुम साधारण मनुष्य बन जाओगी? आरण्या कुछ क्षण मौन रही। उसने अपने बचपन, माता धरा, जानवरों, जंगल के हर जीव को याद किया। फिर उसने निर्णय ले लिया। वह क्रिस्टल के पास गई, आंखें बंद की और दोनों हाथ उस पर रख दिए। तेज प्रकाश फैला, पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। सैनिक अपनी आंखें ढककर गिर पड़े। कुछ क्षणों के बाद सब शांत हो गया। टूटा हुआ क्रिस्टल फिर से जुड़ चुका था। जंगल में नई हरियाली फैलने लगी। हवा शुद्ध हो गई, जानवर शांत हो गए। लेकिन आरण्या जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सफ़ेद बाघ धीरे धीरे उसके पास आया और पहली बार उसके चेहरे पर दुख दिखाई दिया। उसी समय राजा वीरेंद्र भी वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें मंत्री की साजिश का पता चल चुका था। उन्होंने अपनी बेटी को बेहोश देखा। मंत्री और उसके सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा समझ चुके थे राज्य को बचाने वाली वही बेटी थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले जंगल भेज दिया था। जब राजकुमारी जागेगी तो उसे पता चलेगा कि उसने जंगल तो बचा लिया, पर क्या वह अपनी पहचान भी बचा पाई? जंगल बच चुका था, लेकिन जब आरण्या की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। धीरे धीरे आरण्या को होश आया। उसने खुद को गुफा के बाहर पाया। पास ही राजा वीरेंद्र, रानी मृणालिनी और माता धरा खड़े थे। रानी की आंखें आंसुओं से भरी थी। तुमने हमें बचा लिया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। आरण्या उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कमजोरी महसूस हुई। पहले की तरह वह हवा, पेड़ों या जानवरों की धड़कन महसूस नहीं कर पा रही थी। सब कुछ बदल चुका था। सफ़ेद बाघ उसके सामने आया। अब उसकी आंखों की चमक पहले जैसे नहीं थी। वह बोला, तुमने अपनी शक्ति जंगल को दे दी है, अब तुम एक साधारण मानव हो। आरण्या ने आसपास देखा। जानवर अब भी उसके पास थे, पर अब वे उसे रक्षक की तरह नहीं, एक मित्र की तरह देख रहे थे। उसने महसूस किया उसका और जंगल का संबंध अब अलग रूप ले चुका है। राजा वीरेंद्र ने घोषणा की, जंगल का कोई हिस्सा अब बिना आवश्यकता नहीं काटा जाएगा। राज्य और जंगल के बीच नया समझौता होगा। मंत्री और उसके सहयोगियों को दंड दिया गया। राजा ने आरण्या से कहा, महल तुम्हारा है, तुम लौट आओ। लेकिन निर्णय आसान नहीं था। 2 दुनियाओं के बीच आरण्या महल लौटी, पर उसे वहां शांति नहीं मिली। रेशमी वस्त्र, सेवक, नियम, सब कुछ उसे पराया लगता था। उधर जंगल में माता धरा अकेली थी। जानवर अब भी उसे खोजते थे। उसे समझ आया वह केवल राजकुमारी नहीं, जंगल की बेटी भी है। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य के सामने घोषणा की गई, आरण्या राज्य और जंगल के बीच सेतु बनेगी। वह महल में रहेगी, पर हर निर्णय में प्रकृति की रक्षा को प्राथमिकता देगी। राज्य में नए नियम बने, पेड़ काटने से पहले नए पेड़ लगाए जाएंगे। जंगल की सीमा सुरक्षित रहेगी। जाने से पहले सफ़ेद बाघ आखिरी बार उसके सामने आया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा और वह एक वृद्ध वन रक्षक की आत्मा में बदल गया। हम हमेशा जंगल की रक्षा करते आए हैं, उसने कहा। अब यह जिम्मेदारी मनुष्यों को निभानी होगी, और वह हवा में विलीन हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि वर्षों बाद एक नया संकट आने वाला था, और इस बार जंगल को आरण्या नहीं, उसकी विरासत बचाने वाली थी। वर्षों बाद जब लोग जंगल की रक्षा को केवल एक कथा समझने लगे, तभी प्रकृति ने फिर संकेत दिया, संकट लौट आया है। समय बीत गया। राजकुमारी आरण्या अब युवती से परिपक्व शासक बन चुकी थी। राज्य और जंगल के बीच संतुलन स्थापित हो चुका था। पेड़ों की कटाई नियंत्रित हुई, नए वन उगाए गए और राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। लोग कहते हैं राज्य को बचाने वाली राजकुमारी अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन प्रकृति कभी पूरी तरह शांत नहीं रहती।
एक वर्ष वर्षा बहुत कम हुई, नदियाँ सूखने लगी, जंगल के कुछ हिस्सों में पेड़ फिर से मुरझाने लगे। आरण्या समझ गई समस्या फिर शुरू हो रही है, लेकिन इस बार कारण अलग था। राज्य से दूर दूसरे राज्यों के व्यापारी जंगलों को काटकर नए नगर बसाने लगे थे। संकट अब केवल सूर्यगढ़ का नहीं रहा, पूरे क्षेत्र का था। आरण्या अब पहले जैसी शक्तिशाली नहीं थी। उसने अपनी शक्ति वर्षों पहले त्याग दी थी। अब उसे मनुष्यों को बदलना था, प्रकृति को नहीं। इसी समय जंगल में पली एक छोटी लड़की आरण्या के पास लाई गई। वह जानवरों के बीच बिना डर घूमती थी। घायल पक्षी उसके पास आकर शांत हो जाते। माता धरा अब इस संसार में नहीं थी, पर उनके शिष्यों ने बताया यह बच्ची भी जंगल से जुड़ी है। आरण्या ने उस बच्ची को देखा और वर्षों पहले की अपनी छवि देखी। उसे समझ आया प्रकृति हमेशा नया रक्षक चुनती है। आरण्या ने उस बच्चे को संरक्षण दिया, उसे जंगल, मनुष्य और संतुलन का अर्थ सिखाया। उसने समझ लिया था एक रक्षक हमेशा नहीं रहता, पर उसकी सोच जीवित रहती है। राज्य में नियम मजबूत किए गए ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति का सम्मान करें। वर्षों बाद वृद्धा आरण्या जंगल के किनारे खड़ी थी। हवा पहले जैसी शांत थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं। दूर एक सफ़ेद बाघ जैसा आकार क्षण भर को दिखाई दिया, फिर गायब हो गया। आरण्या मुस्कुराई। जंगल अब सुरक्षित था, क्योंकि उसकी रक्षा किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि समझ ने संभाल ली थी। जंगल और मनुष्य शत्रु नहीं, एक दूसरे के सहारे हैं। जब संतुलन टूटता है, संकट आता है, और जब कोई एक व्यक्ति सही निर्णय लेता है तो पीढ़ियां सुरक्षित होती हैं। आशा है आपको हमारी राजकुमारी जंगल की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।